जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप निरंतर इस प्रैक्टिस सेशन से बने रहते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद ली थी? शिवाजी ने, टीपू सुल्तान ने, संभाजी ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो टीपू सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों की मदद ली थी, इसलिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। बात कर ले टीपू सुल्तान की तो 1782 में कब? तो 1782 में टीपू सुल्तान जो है ये मैसूर का शासक बना। ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। बात कर ले मैसूर की स्थापना किसने की थी? तो मैसूर की स्थापना 1761 में हैदर अली के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया गया? 1, 2, 3 या फिर 4? तो कई बार हमने आपको बताया है कि कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। कितने? तो एक। आपसे पूछा जाए कौन सा था तो वेलगांव अधिवेशन था, 1924 में हुआ था। कब? तो कर्नाटक में स्थित है वेलगांव अधिवेशन जो है 1924 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन का सभापतित्व किया गया? तो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? आनंद मोहन बोस, भूपेंद्र नाथ बोस, अबुल कलाम आजाद या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? तो सबसे कम उम्र के जो थे जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। कौन? तो अबुल कलाम आजाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अबुल कलाम आजाद ने कब अध्यक्षता की थी? तो 1923 में। कब? तो 1923 में दिल्ली कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। सबसे कम आयु के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। कई बार प्रश्न बना है तो जरूर ध्यान रखिएगा। और जिस प्यारे दोस्त ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज आप लोग जरूर लाइक कर दें और डेली प्रैक्टिस सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? सभी को पता है इसका राइट आंसर। कब? तो 1885 में। कब? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। किसके द्वारा? तो एवो ह्यूम के द्वारा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल क्या कहलाते हैं? फेरी, कंपास, डाउन्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर अमेरिका की शीतोष्ण घास के जो स्थल हैं क्या कहलाते हैं? घास के मैदान जो हैं उत्तरी अमेरिका के क्या कहलाते हैं? तो सभी को पता है, अगर आप हमारे प्रैक्टिस सेशन से जुड़े होंगे तो कई बार हमने बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो प्रेरी। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल क्या कहलाते हैं? तो प्रेरी कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा। बात कर लें यहां पर अगर हम कि कंपास क्या है, तो पंपास एक है, तो ये कहां पर है? तो अर्जेंटीना में। बात कर लें डाउन्स, तो डाउन्स की बात कर लें तो ये कहां पर है? ध्यान रखना है, आपको कई बार पूछा जाता है। तो डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है। कहां का है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों, तो जरूर ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। और अगर हम देख लें एक वेल्ड घास का जो मैदान है, वेल्ड जो कहते हैं इसको, ये किस देश में है? तो ध्यान रखना है कहां पर? तो साउथ अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने वही चुन चुनकर प्रश्न लिए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो पूरे ध्यान से एक प्रश्न को आपको रट लेना है। उत्पादन की दृष्टि से भारत के मुख्य खाद्य फसल क्या है? गेहूं, जौ, चावल या फिर मक्का? तो उत्पादन की दृष्टि से भारत के मुख्य खाद्य फसल क्या है? सभी को पता है क्या हो जाएगा? तो चावल इसका राइट आंसर है। क्या? तो चावल इसका सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? एक प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से पूछा ही जाता है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र, बुध, यूरेनस, शनि या फिर आपको बताना है राइट आंसर कमेंट करके। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, तो सबसे जो चमकीला ग्रह है ये शुक्र है। कौन सा है? तो शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र को सबसे गर्म ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। किस प्रकार का ग्रह? तो सबसे गर्म ग्रह के रूप में भी शुक्र को जाना जाता है। ध्यान रखिए क्या? तो सबसे गर्म ग्रह के रूप में भी शुक्र को जाना जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। बात कर ले नीला ग्रह, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किसी तो अपनी जो पृथ्वी है इसको जो है नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। लाल ग्रह की बात कर लें तो मंगल को लाल, ये सब प्रश्न बनता है एग्जाम में, मंगल को जो है ये लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 जून, 5 जून, 7 जून या फिर 8 जून? तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करते रहें। कमेंट में आप लोग कोई भी कंजूसी ना करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको निश्चित ही प्रश्न याद हो जाएगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 जून, 5 जून, 7 जून या फिर 8 जून? तो कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना है 7 जून को। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की बात करें तो ये 7 जून। कब? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी? सेलेस्टो साउलो, ट्राई फ्रैंकलिन, एलिस मूडी, सोलेनिका बोनी? तो बात करें विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी? तो सेलेस्टो साउलो। कौन? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो प्रथम महिला महासचिव थी ये थी सेलेस्टो साउलो। ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर है सेलेस्टो साउलो, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव। नेक्स्ट, हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता? चीन, भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया? तो इसको किसने जीता? तो अपना भारत देश ने जीता था। किसने? तो अपना भारत। हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता? तो भारत ने जीता। किसे हरा करके जीता? तो नल्ला को। नल्ला का मतलब आप समझते हैं कौन हो जाएगा? तो पाकिस्तान हो जाएगा। किसे हरा करके जीता? हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता? तो भारत ने जीता। किसको हराया? तो पाकिस्तान को। किसे? तो पाकिस्तान को, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना? केरल, पंजाब, राजस्थान या फिर जापान? कई बार हमने बताया राइट आंसर हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? तो केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? लक्ष्मी मित्तल, उदय कोटक, आर दिनेश? इनमें से कोई नहीं। बताना है आपको किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? लक्ष्मी मित्तल, उदय कोटक, आर दिनेश? इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, इससे पता चलता है आपका जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी पढ़ाई में जितना भी समय आपके पास बचे केवल अपनी पढ़ाई पर दें, तभी आप अपने एग्जाम में वेस्ट करके आएंगे, ध्यान रखना है। इसलिए निरंतर पढ़ते रहना है। तो बताना है आपको किस वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो बात कर लें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर दिनेश हो जाएगा। क्या? तो किसे 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आर दिनेश को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, भारत के नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया? हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, लार्सन एंड टुब्रो, एससीपी डिजाइन्स या फिर गैमन इंडिया? तो बात कर ले यहां पर भारत के नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया? डिजाइन यहां पर पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। जब डिजाइन की बात करें किस कंपनी ने तैयार किया तो एचसीपी डिजाइन्स ने किया था। किसने? तो एचसीपी डिजाइन्स ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नए संसद भवन का जो है वास्तुकार कौन थे? कौन वास्तुकार कौन थे? तो ध्यान रखना विमल पटेल। कौन थे? तो जो नया संसद है आपका इसके वास्तुकार कौन थे? तो विमल पटेल थे। कौन?
तो बिमल पटेल थे, ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कंस्ट्रक्शन का काम किसने किया था तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने, लेकिन यहां पर दिया है भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया था तो एचसीपी ने, ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्शन का काम किया था टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। बात कर ले वास्तुकार कौन थे तो बिमल पटेल थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पुरुषों की जैवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने? अरशद नदीम, नीरज चोपड़ा, एंडरसन पीटर्स, सोटोनिक रोपो। पुरुषों की जैवलिन रैंकिंग में क्या है तो पुरुषों की जैवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने तो नीरज चोपड़ा। गोल्डन मैन क्या हो जाएगा तो नीरज चोपड़ा इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्या तो नीरज चोपड़ा इसका सही उत्तर है। पुरुषों की जैवलिन रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने तो नीरज चोपड़ा इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग 2023 यहां पर दिया हुआ, ध्यान रखना, पढ़ने में गलती बिल्कुल भी मत करना। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल, यूपी वॉरियर्स या फिर गुजरात टाइटंस। तो किसने जीता था 2023 का जो वुमेन प्रीमियर लीग हुआ था तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता था। किसने तो मुंबई इंडियंस ने। आपसे पूछा जाए 2024 का तो किसने जीता तो आरसीबी ने जीता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मुबारक शाह। तो आपको बताना है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था तो जलालुद्दीन खिलजी था। कौन तो जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ही खिलजी वंश की स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी लिपि के सूचना स्रोत कहां से ज्ञात होती है? मूर्तियों से, खिलौने से, मोहरों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जिक्र हम कई बार कर चुके हैं। सिंधु घाटी लिपि को सूचना स्रोत कहां से ज्ञात होती है तो मोहरों से। कहां से तो मोहरों से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेल का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो राष्ट्रमंडल का जो खेल हुआ ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1925, 1930, 1922 या फिर 1935। तो कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ तो 1930 में। पूछा जाए कहां से तो 1930 में कनाडा के, कहां से तो कनाडा से, कनाडा के जो है हैमिल्टन, कहां से तो कनाडा के हैमिल्टन से शुरू हुआ राष्ट्रमंडल का खेल का प्रारंभ हुआ 1930 में। कनाडा के हैमिल्टन से। बात करें कनाडा की राजधानी तो ओटावा हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पुणे समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, पंडित मदन मोहन मालवीय। तो पुणे समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ? तो जो पूना समझौता हुआ था ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था तो 1935 में। कब बात कर लें तो कब तो 1932 में, सॉरी दोस्तों, कब तो 1932 में पूना समझौता जो हुआ था महात्मा गांधी और वी.आर. अंबेडकर के बीच 1932 में। कहां पर तो यरवदा झील। कहां पर तो यरवदा झील जो पुणे में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूना समझौता जो महात्मा गांधी और डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर के बीच में हुआ था 1932 में यरवदा जेल में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, यहां पर बात करें सुभाष चंद्र बोस की तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? केनिंग, रिफन, विलियम बेंटिंग, डलहौजी। तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था तो विलियम बेंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन थे तो विलियम बेंटिंग थे। किसका सहयोग था तो राजा राम मोहन राय के सहयोग के द्वारा जो है विलियम बेंटिंग ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। बात कर लें भारत में ट्रेन किसके कार्यकाल में चली थी? डलहौजी के। किसके तो डलहौजी में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय जो वायसराय था ये केनिंग था, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में है? सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपको जरूर पता होगा, हम उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि हमने कई बार बताया है। तो निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में है? तो जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज आप लोग जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़ जाएं। मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोग भरोसा करिए, निरंतर जुड़िए, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा। बस आपको पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना है, ध्यान रखना है, निश्चित ही आपका जो एग्जाम होगा बहुत अच्छा होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में है?
तो सभी को पता है गंगा किसका, तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये भारत में, कहां से गंगा नदी का उद्गम होता है, तो गंगोत्री के, कहां से, तो गंगोत्री के गौमुख से, ध्यान रखिएगा जो है गंगोत्री के पास जो गौमुख से होता है किसका, तो गंगा का उद्गम होता है। ध्यान रखिएगा, बात कर लें यहां पर अगर सतलज नदी की, तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है ये तिब्बत जो कि चीन मानसरोवर के समीप है वहां से होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है, पूछा जाता है गरबा जो है ये किस राज्य का है, तो गुजरात का। इसके समान जो है बिहार का कौन सा नृत्य हो जाएगा, तो झुमरी नृत्य। कौन सा, तो झुमरी नृत्य हो जाएगा। कहां का है, तो बिहार का। विदेशिया भी बिहार का है। कजरी जो है ये उत्तर प्रदेश का है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय, काराकोरम, आल्पस, एंडीज या फिर एटलस। सभी को पता है एंडीज, बिल्कुल समय नहीं लेंगे। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही जो है सुमेलित नहीं है, जो लिपु लेख दिया है उत्तराखंड में है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, पालघाट केरल, इनमें से कोई नहीं। तो बात करने लिपु लेख की, तो लिपु लेख जो है ये कहां पर है, तो लिपु लेख की बात करें तो ये तो स्थित है उत्तराखंड में, इसलिए ये तो राइट आंसर है। नाथुला की बात करने तो यहां पर नाथुला अरुणाचल प्रदेश में ना होकर के कहां पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में ना होकर के ये सिक्किम में। नाथुला की बात कर लें तो ये किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में है, सिक्किम में। पालघाट केरल में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो यहां पर पूछा गया विधान परिषद, क्या पूछा गया है, तो विधान परिषद पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, विधान परिषद के चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के लिए भी 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। 35 वर्ष की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रपति बनने के लिए और राज्यपाल बनने के लिए ये 35 वर्ष, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 352। तो बात कर लें अनुच्छेद 360, ये किससे संबंधित है, तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल की बात करें तो अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, ध्यान रखिएगा। बात करें अनुच्छेद 352, तो अनुच्छेद 352 जो है ये किससे संबंधित है, तो राष्ट्रीय आपात से। किससे, तो अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। बात कर लें राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लग चुका है, तो 3 बार। बात कर लें 356, तो ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 3 प्रकार के आपातकाल है। पहला बात कर लें 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है जो कि अब तक 3 बार लगा है। बात कर लें 356, तो ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। बात कर लें 360, तो ये वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल अब तक एक भी बार नहीं लगा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, पूछा गया प्रश्न है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, ग्राम स्तरीय या फिर चतुर्थ स्तरीय। तो कई बार हमने बताया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। क्या, तो बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी, तो त्रिस्तरीय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान दिया हुआ है, आगे है से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। तो राइट आंसर यहां पर जन्म दर हो जाएगा। कई बार बताया है, जन्म दर से क्या हो जाएगा, तो जन्म दर से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। तो जन्म दर जो है किससे जुड़ती है, तो आरंभिक घनत्व से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, पूंजी विधि, आय विधि, उपयोग विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो उपयोग विधि। उपयोग विधि किसके द्वारा बनाई गई थी, तो योजना आयोग, जो कि वर्तमान योजना आयोग का जो नाम कर दिया गया ये नीति आयोग कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, क्या कर दिया गया योजना आयोग का नाम, तो नीति आयोग कर दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30 है, दामोदर किसकी सहायक नदी है। दामोदर जो है ये किसकी सहायक नदी है, गंगा,
हुगली, पद्मा या फिर ब्रह्मपुत्र। तो बात कर लें दामोदर की, तो दामोदर जो है ये हुगली नदी की सहायक नदी है। किसकी है? तो हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर। बात कर लें गंगा नदी की सहायक नदी, तो जरूर ध्यान रखिएगा जो गंगा नदी की सहायक नदी हो जाएंगे, तो गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना हो गया क्या, तो यमुना नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। यमुना के बाद बात कर लें तो गंडक भी गंगा की सहायक नदी कौन सी है, तो गंडक भी हो जाएगी। बात कर लें घाघरा, तो घाघरा भी गंगा नदी की सहायक नदी है। बात कर लें कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये भी गंगा नदी की सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा गलती बिल्कुल भी नहीं करना। पद्मा, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवन किसके दरबार से संबंधित था? बिम्बसार, चंद्रगुप्त, प्रसेनजित, इनमें से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवन किसके दरबार से संबंधित था? तो किसके दरबार से संबंधित था वैद्य जीवन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का, तो बिम्बसार। क्या? तो बिम्बसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तमिल, मैथिली, तेलुगु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मैथिली। मैथिली कहाँ की भाषा है? तो बिहार की है। बाकी तमिल, तेलुगु इनको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तमिल की बात करें तो ये 2004 में शास्त्रीय भाषा बनाई गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? गुरुत्वाकर्षण बल, प्रत्यास्थ बल, विद्युत चुंबकीय बल या फिर न्यूटन बल? तो कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? तो कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है? तो कार्बन इसका सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंतिम प्रश्न है, और जिस प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट है प्यारे दोस्त वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप भी हमारे अंगूठा तो दबा ही सकते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा है? तो गर्भाशय की बात कर लें तो ये मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा अंडाशय भी है, जबकि यहाँ पर शुक्रवाहिका नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। ध्यान रखिए दोस्तों, 35 प्रश्न थे। कमेंट करके बताएं कि 35 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न आपको आते थे। कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएं और वहां पर सर्च करें फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।